जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्जाम के पेपर 2 पे चर्चा करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। पेपर 2 में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम आपको बताए हुए थे कि पेपर 2 का जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, इसमें आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपका पेपर 2 का पूरा तैयारी हो जाएगा। अब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा, उतना आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। तो ये 40 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन इससे पहले बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 पे चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा कि माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की विवेचना करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या वर्णन करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता किस तरह से है, उनका विवेचना करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। देखिए, क्वेश्चन है माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की विवेचना करें। माध्यमिक स्तर पे और उच्च स्तर पे जो है शिक्षा में किस तरह से गुणवत्ता लाई जाए, उन पे जो है उनका वर्णन करना है या विवेचना करना है। तो आइए इस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। देखिए, शिक्षा को जीवन की प्रयोगशाला कहा गया है। शिक्षा को जो है जीवन का प्रयोगशाला कहा गया है। शिक्षा ही वह सशक्त उपागम है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न संस्कारों के माध्यम से अपने शरीर, मन और आत्मा का समन्वित विकास कर समाज एवं राष्ट्र का योग्य नागरिक बनता है। मतलब शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा जो है कोई भी मानव या मनुष्य शरीर के मन और आत्मा को समन्वित कर समाज एवं राष्ट्र के योग्य नागरिक बनता है। देखिए, नागरिकों को अपनी संभावनाओं की सर्वोच्चता पर प्रतिष्ठित करना गुणात्मक शिक्षा का कार्य है। परंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माण से दूर होकर सैद्धांतिक एवं सूचनात्मक होती जा रही है। समाज एवं उसकी समस्याओं से शिक्षा का संबंध विच्छेद सा होता जा रहा है। शिक्षा प्रणाली में समग्रता का अभाव सा है। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा जैसे कई स्तर बन गए हैं। जहाँ देखिए, प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा की ये जो है शिक्षा लेने का जो है स्तर अभी जो फिलहाल में दिखने के लिए मिलता है। देखिए, जहाँ माध्यमिक शिक्षा के प्रति सरकार का दृष्टिकोण उदासीन है, वहीं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण हो रहा है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा तो सभी को दे रहा है, मगर जब उच्च शिक्षा जो है यह इसका वैश्वीकरण हो रहा है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की आधारशिला तथा तैयारी की अवस्था है। यदि इसकी नींव ही कमजोर हो तो फिर उच्च शिक्षा का भवन कैसा बनेगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। अतः आवश्यक है कि शिक्षा में गुणात्मक का ध्यान देते हुए माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन कर इसे सशक्त एवं जनोपयोगी बनाया जाए, जिससे इस अवस्था में प्रवेश करने वाले किशोर छात्र-छात्राएं शिक्षणोपरांत सुयोग्य नागरिक बनकर जीवन में प्रवेश करके समाज एवं राष्ट्र की उन्नति कर सके। देखिए आगे। देखिए, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने से पूर्व इसकी गुणवत्ता हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निहित कुछ चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा, जो निम्न प्रकार से है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा में छात्रों का सकल नामांकन अनुपात मात्र 43.82% है, जबकि प्राथमिक शिक्षा में सकल अनुपात नामांकन जो है 93.32% है। प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए जो अनुपात है 100 में, तो वह 93.32% लेता है। वहीं माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ घट जाता है, 43.82% हो जाता है। लगभग 56% जो है जो माध्यमिक शिक्षा लेने से वंचित हो जाता है। अर्थात लगभग 56% छात्र माध्यमिक शिक्षा से आज भी वंचित है। ये
तथ्य 7वें अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण NCERT नई दिल्ली 2002 के हैं। देखिए कोठारी आयोग, कोठारी आयोग 1964-66 में ने जो सुझाव दिया था, कि शिक्षा पर आवंटन का 2/3 विद्यालय शिक्षा पर एवं 1/3 उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, परंतु आज शिक्षा पर आवंटित प्रावधान के अंतर्गत सर्वाधिक 50% प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने माध्यमिक शिक्षा की कुछ कमियों जैसे पाठ्यक्रम का छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुकूल न होना, शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम के प्रारूप के कारण छात्रों में उचित गुणों का विकास न हो पाना, परीक्षा प्रणाली का वैध एवं विश्वसनीय न होना, पुस्तकीय ज्ञान केंद्रित शिक्षा प्रणाली का होना, शिक्षण छात्र संबंध एवं अंतःक्रिया का अभाव, कक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावी शिक्षण हेतु व्यावहारिक होता आदि का उल्लेख किया गया है, जिन्हें अभी जो है दूर करना जो है आवश्यक है। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा ये सब चीज़ कहा गया था कि इनको दूर किया जाना चाहिए। देखिए माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण प्रणाली मुख्यतः चाक एवं टाक विधि तक ही सीमित हो, अध्यापन कार्य भी परंपरागत रूप में केवल व्याख्या विधि पर ही आधारित होते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए परीक्षा केंद्रित माध्यमिक शिक्षा के कारण जो है अनुचित साधनों का प्रयोग एक जटिल समस्या बन गया है तथा शिक्षा में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा का पूर्ण अभाव देखने के लिए मिलता है। छठा है शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन का होना। वर्तमान सूचना संचार युग में शिक्षा को वस्तु माना जा रहा है। परिणामतः नैतिक मूल्यों के अभाव में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चरित्र निर्माण का स्थान धनार्जन ले लिया है, जिसमें पूरी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन मतलब इसका ह्रास देखने के लिए मिलता है। देखिए 7वां पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में प्रचलित परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन सिर्फ छात्रों के देखिए माध्यमिक शिक्षा प्रणाली जो है प्रचलित शिक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन जो है सिर्फ छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित है। भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष पूर्णतः अपेक्षित दिखता है, जिसमें छात्रों की निर्णय शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन का अभाव दिखता है। 8वां है माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में प्रचलित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया केवल स्मृति स्तर के शिक्षण तक ही सीमित है, जो छात्रों को रटने पर बल देता है तथा अवबोध, परावर्तन, संश्लेषण, विश्लेषण का पूर्णतः अभाव जो है माध्यमिक स्तर की शिक्षा पे दिखने के लिए मिलता है। देखिए गुणवत्ता के आयाम माध्यमिक शिक्षा में आप किस तरह से कर सकते हैं, इस पॉइंट पे को समझते हैं। देखिए यह मान्यता की गुणवत्ता सुविधा का अनुसरण करती है, सहभागिता पर आधारित लोकतंत्र के उस दर्शन में असंगत बैठती है जिसका व्यवहार भारत राजनीतिक क्षेत्र में करता है। शिक्षा में उसे संभव करने के लिए आवश्यक है कि समाज के विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों में सभी बच्चों को उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता तुलनीय होना चाहिए। हाल ही में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित वैश्विक मॉनिटरिंग रिपोर्ट व्यवस्थागत मानकों को गुणवत्ता संबंधी विमर्श के सटीक संदर्भ के रूप में देखती है। इस नजरिए में बच्चे के प्रदर्शन को व्यवस्थागत गुणवत्ता का एक संकेतक समझना चाहिए। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो तेजी से बढ़ते निजी क्षेत्र और उससे भी बड़े सरकारी क्षेत्र में विभाजित होती दिख रही है हमें। जो संसाधनों की कमी एवं असमान वितरण से बोझिल हैं, वह गुणवत्ता के मुद्दे पर अनेक जटिल एवं व्यावहारिक प्रश्न खड़ी करती है। यह विश्वास कि निजी स्कूल अपेक्षाकृत श्रेष्ठ जो है होता दिख रहा है। निजी स्कूल में जो है पढ़ाई तो श्रेष्ठ दिख ही रहा है, मगर जब आप सरकारी स्कूल की बात करें तो वहाँ पे जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा की जो है अभाव दिखता है। देखिए यह मान्यता से जनित है कि परीक्षा परिणाम ही शिक्षा के स्तर को परखने का एकमात्र मापदंड है, अभी जो हमें देखने के लिए मिलता है। इस तरह की समझ सुविधा संपन्न निजी स्कूलों के माहौल संबंधी
सीमाओं पर ध्यान नहीं देती है। यह तथ्य है कि ऐसे स्कूल प्रायः बच्चे की मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं, हमारे समक्ष प्रश्न खड़ा करता है कि वे ज्ञान के को जो है सार्थक रूप में रचने के कितने अवसर बच्चों को दे पाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रवेश प्रक्रिया में निर्धन वर्ग के बहिष्कार का अर्थ है कि कक्षा में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में आए बच्चों के बीच सीखने के अवसरों को खो देता है। अब जानते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु अधिगम वातावरण किस तरह से तैयार किया जाता है। देखिए, विद्यालय वातावरण एक बहुआयामी संप्रदाय है। इसकी सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि विद्यालय किस प्रकार भिन्नता लाए होते हैं तथा ऐसे कौन से कारक हैं जो विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। विद्यालय के वातावरण के निर्माण में मुख्य मुख्य रूप से जो है, आइए आगे देखते हैं। मुख्य रूप से नेतृत्व का व्यवहार, अध्यापकों की नैतिकता, विश्वास का स्तर, संस्कृति, अभिभावकों का सहयोग, समुदाय का सहयोग, अध्यापक की प्रभाविकता, कार्यनिष्ठा, संतुष्टि तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धता मूल्यांकन आदि कारक प्रभावी होते हैं। ये सब जो कारक हैं, ये प्रभावी होते हैं। यदि यह सभी अच्छी प्रकार से कार्य करता है या उच्च स्तर के हैं, तो विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होगा, अन्यथा नहीं। अतः विद्यालय का जो वातावरण भी वास्तव में विद्यालय के देखिए, विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होगा, अन्यथा नहीं। अतः विद्यालय वातावरण भी वास्तव में विद्यालय के वातावरण तथा प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्रों, कर्मचारियों, अभिभावकों, समुदाय आदि के आपस में अंतःक्रिया एवं संप्रेषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। देखिए, विद्यालय वातावरण के प्रकार किस तरह से तैयार किया जा सकता है या किस तरह से ये इसको परिभाषित किया कर सकते हैं। देखिए, विद्यालय में प्रधानाध्यापक या प्रबंधन तथा अध्यापकों, कर्मचारियों, छात्रों आदि में अंतःक्रिया, संप्रेषण एवं कार्य करने की शैली के आधार पर हॉपिन तथा क्राफ्ट ने 6 भागों में विद्यालयी वातावरण को बाँटा है। ये 6 जो 6 प्रकार हैं, निम्न प्रकार से 6 प्रकार हैं। देखिए, पहला है खुला वातावरण, दूसरा है बंद वातावरण, तीसरा है नियंत्रित वातावरण, चौथा है स्वायत्त वातावरण, पाँचवां है पैतृक वातावरण, छठा है जाना-पहचाना या पारिवारिक वातावरण। ये 6 प्रकार से जो है हार्पिन एवं क्राफ्ट ने विद्यालय के वातावरण को बाँटा है। अब एक-एक करके सबको समझते हैं। खुला वातावरण विद्यालय का कैसा होना चाहिए या कैसा होता है? देखिए, खुला वातावरण यानी ओपन इन्वायरमेंट। देखिए, इस प्रकार के वातावरण में विद्यालय में खुलापन अधिक होता है। अध्यापक के किसी भी कार्य में प्रधानाध्यापक या प्रबंधन द्वारा कोई बाधा नहीं डाली जाती है। आपस में सभी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक एवं मित्रवत व्यवहार करते हैं। अध्यापकों पर कार्य का अत्यधिक भार नहीं होता है तथा वे खुशी-खुशी विद्यालय के कार्यों को करते हैं तथा किसी व्यक्ति से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि विद्यालय या संस्था से जुड़ने पर वह गर्वित हुए हैं। ठीक है? दूसरा है बंद वातावरण यानी क्लोज्ड इन्वायरमेंट। यह सबसे अव्यावहारिक होता है। प्रधानाध्यापक या प्रबंध सर्वोपरि होता है। वह अपने अधीन स्थलों को पूर्ण नियंत्रण में रखता है। प्रधानाध्यापक या प्रबंधन अध्यापकों के प्रत्येक कार्य एवं गतिविधि की जानकारी प्राप्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग अध्यापकों को दबाने में करता है, या यह कहा जाए कि वह अध्यापकों की गलतियों या कमजोरियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर उनके विरुद्ध जो कार्रवाई कर जो है डर बैठा कर कार्य करवाता है। कौन? प्रधानाध्यापक किसी भी अध्यापक से। वह कभी साथी अध्यापकों को का जो है राय नहीं लेता है, उनकी भलाई नहीं चाहता है तथा विद्यालय की कठोर नीतियाँ बनाकर उनका पालन करने को कहता है। ऐसे में अध्यापक भी स्वेच्छा से कार्य नहीं करते हैं, वे मात्र औपचारिक रूप से कार्य करते हुए काम करते हैं तथा कभी भी अवसर मिलने पर प्रधानाध्यापक या प्रबंधन के विरुद्ध हो जाते हैं। यदि मौका मिले तो प्रधानाध्यापक के जो है विरुद्ध हो जाते हैं अध्यापक। तीसरा है नियंत्रित वातावरण यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इसमें अध्यापक अत्यंत कठोर नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा कठोरतापूर्वक विद्यालय नीतियों का पालन करते रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अध्यापकों से कभी-कभी वास्तविक परिस्थितियों से सही बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन उनसे सामाजिक अलगाववाद तो रहता ही है।
प्रधानाध्यापक बहुत ही कम मानवीय गुण रखता है तथा बहुत ही कम प्रेम सद्भाव रखता है, सदैव बॉस होने का एहसास कराता है। प्रधानाध्यापक अहम केंद्रित होता है, मतलब वो अपनी ही बात पे केंद्रित होता है। अव्यक्तित औपचारिकता वाला होता है। अध्यापक लगातार कार्य तो करते हैं लेकिन उन्हें कार्य से संतुष्टि नहीं होती है। चौथा है स्वायत्त वातावरण। देखिए, इस प्रकार के वातावरण में खुले वातावरण से कम खुलापन होता है तथा प्रधानाध्यापक उन्हें आपस में अंतःक्रिया करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, जिससे अध्यापक अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अध्यापक अपना कार्य अकेले एवं साथ दोनों प्रकार से करता है तथा आसानी से अतिशीघ्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है तथा संस्था के कार्यों को पूर्ण करता है। प्रधानाध्यापक सच्चा एवं लचीला होता है तथा अध्यापकों के दिशा निर्देशन हेतु नियमों का जो है निर्धारण करता है स्वायत्त वातावरण में। पाँचवा है पैतृक वातावरण। इसमें विद्यालय का किस तरह का वातावरण होता है देखते हैं। देखिए, ये आंशिक रूप से बंद वातावरण के समान है। प्रधानाध्यापक प्रत्येक स्थान पर अध्यापकों को परखता है, सलाह देता है कि कैसे कार्य किया जाना चाहिए। प्रधानाध्यापक का मुख्य केंद्र विद्यालय होता है तथा उसकी गतिविधियों को ही वह क्रियान्वित करता है। अध्यापकों को का आपस में मतभेद रहता है। छठा है जाना पहचाना पारिवारिक वातावरण। छठा है कि जाना पहचाना या पारिवारिक वातावरण। वास्तव में इस प्रकार के वातावरण में विद्यालय में मित्रतापूर्वक वातावरण रहता है। इसमें सभी कार्य मिलजुल कर किए जाते हैं। अध्यापकों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। सामाजिक रूप से यह कहा जा सकता है कि अध्यापक एक बड़े सुखी परिवार यानी संयुक्त परिवार का भाग होते हैं। प्रधानाध्यापक सदैव अध्यापकों की भलाई के लिए कार्य करता है। देखिए, इस प्रकार उक्त वर्णित समस्त वातावरणों के प्रभावों को देखने पर यह ज्ञात होता है कि जैसा वातावरण विद्यालय का होगा, प्राप्त ज्ञान का स्तर भी उसी प्रकार का होगा। बंद वातावरण में या ऐसा वातावरण जहाँ अंतःक्रिया के अवसर अत्यंत कम होते हैं, वहाँ उन्नति एवं परिवर्तन के समस्त मार्ग बंद से हो जाते हैं। इसके विपरीत खुले वातावरण में समस्त प्रणाली पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, या यह कहे कि समस्त क्रियाविधि व्यक्ति के हाथ में होती है। यदि कहीं कुछ रुकावट आती है तो उसे तुरंत दूर कर दिया जाता है। देखिए, खुले वातावरण का एक सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें आत्मनिर्भरता अधिक होती है। विद्यालय को समाज संपूर्ण संसाधन देता है तथा बदले में समाज को विद्यालय एक वांछित नागरिक देता है, जो समाज की आवश्यकता अनुसार जो है सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक शक्तियों से भरपूर होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खुली प्रणाली में जैसा छात्रों को इनपुट दिया जाएगा, जैसे संसाधनों से उसकी प्रक्रिया होगी, वैसे ही आउटपुट या उत्पादन प्राप्त होगा। इसे निम्न चार्ट द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। देखते हैं चार्ट। देखिए, ये विद्यालय का इनपुट है, ये प्रोसेस है, ये जब विद्यालय से बाहर निकलते हैं कोई भी छात्र, तो ये आउटपुट उनमें दिखता है। इनपुट में आप छात्र, अध्यापक, प्रबंधन, विद्यालयी वातावरण, अंतःक्रिया के अवसर, राजनीतिक दखल, समाज का प्रभाव, परिवार का वातावरण, संस्कृति और मित्र वर्ग, ये सभी इनपुट में है। और विद्यालय के द्वारा जो प्रोसेस किया जाता है छात्रों या शिक्षकों पे, वो ये प्रोसेस हो गया। जैसे लक्ष्य हो गया शिक्षण व्यवस्था, जो अध्ययन, अध्यापन स्थिति, नई तकनीक, संप्रेषण प्रणाली, समाजीकरण करण प्रक्रिया, अनुशासन प्रणाली, मूल्यांकन, अंतःक्रिया प्रणाली, अधिक और कम, ये सभी जो है विद्यालय का वातावरण या प्रोसेस हो गया। और यहाँ से जो विद्यालय से बाहर निकलते हैं छात्र, उनमें स्नातक या स्नातकोत्तर जो है डिग्री मिलती है। नवीन संस्कृति उसमें विद्या छात्रों में को मिल जाता है। नवीन ज्ञान एवं तकनीक उसमें विकसित हो जाता है। नवीन मूल्य का विकास होता है। सामाजिक परिवर्तन दिखने मिलता है। देखिए आगे। इस प्रकार जितनी अधिक अंतःक्रिया होगी उतने ही अधिक परिवर्तन होंगे, उतने ही नए विचार, नए मूल्य एवं सामाजिक परिवर्तन हो मतलब छात्रों में दिखेगा
तथा जितना कठोर एवं बंद वातावरण होगा उतना ही ज्ञान की उन्नति के अवसर भी कम होंगे। देखिए विद्यालय वातावरण के आयाम क्या-क्या कैसे आप समझ सकते हैं विद्यालय वातावरण के आयाम किस तरह से होना चाहिए। देखिए विद्यालय वातावरण का निर्माण भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के द्वारा होता है। अतः ये सभी मिलकर वातावरण का निर्माण करने के आयाम कहलाते हैं। भौतिक आयाम में विद्यालय में विभिन्न सुविधाएं एवं संसाधनों की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता से वातावरण का निर्माण होता है एवं मानवीय आयाम में प्रधानाध्यापक, अध्यापक, क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रबंधन आदि का स्वभाव एवं व्यवहार मुख्य होता है। इसे हम निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। देखिए विद्यालय वातावरण के आयाम जो है 2 भागों में बाँटा गया है, एक भौतिक आयाम, एक मानवीय आयाम। भौतिक आयाम और मानवीय आयाम। भौतिक आयाम में जो है पर्याप्त स्थान विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, विद्यालय में पुस्तकालय होना चाहिए, शौच एवं जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए, उपकरणों की उपलब्धता होनी चाहिए एवं अन्य संसाधन होनी चाहिए। मानवीय आयाम में विद्यालय में प्रबंधन का व्यवहार, प्रधानाध्यापक का व्यवहार, अध्यापक का व्यवहार, क्लर्क का व्यवहार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का व्यवहार, अभिभावक एवं समाज का व्यवहार जो है मानवीय आयाम में आ जाएगा। पहले जानते हैं भौतिक आयाम। देखिए भौतिक आयाम विद्यालय वातावरण में मुख्यतः भौतिक एवं मानवीय आयाम वातावरण के निर्माण में प्रभावी होते हैं। इनमें से भौतिक आयाम में छात्रों एवं अध्यापकों के लिए पर्याप्त स्थान, खेल मैदान, पुस्तकालय आदि आते हैं। ये सभी भौतिक संसाधन विद्यालय देखिए आगे देखिए वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यदि छात्रों एवं अध्यापकों को ये सुविधाएं नहीं मिलेगी तो सुविधाओं के अभाव में उनके व्यवहार पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा तथा वे चिड़चिड़ा तथा क्रोधी स्वभाव व्यक्त करेंगे जिससे विद्यालयी वातावरण भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। दूसरा है मानवीय आयाम। इसमें मुख्यतः प्रबंधन, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, क्लर्क आदि आते हैं। किसी भी विद्यालय के वातावरण में भौतिक आयाम की अपेक्षा मानवीय आयाम का प्रभाव अत्यधिक होता है। भौतिक आयाम की कमी से तो फिर भी समझौता हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि भौतिक आयाम की कमी से समझौता करने वाला भी मानवीय आयाम को ही मुख्य कारक बताते तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानवीय आयाम भी मुख्यतः प्रधानाध्यापक तथा अध्यापक का व्यवहार एवं इनकी अंतःक्रिया ही विद्यालय वातावरण का निर्माण करती है। अतः हम केवल प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक के व्यवहार का ही अध्ययन करेंगे क्योंकि इनका व्यवहार ही विद्यालय के वातावरण की रीढ़ की हड्डी है। तो आइए देखते हैं मानवीय आयाम में जो है विद्यालय के जो है प्रधानाध्यापक और अध्यापक का ही इसमें हम वर्णन करेंगे। देखिए प्रधानाध्यापक का व्यवहार वातावरण निर्माण हेतु, अध्यापक का व्यवहार वातावरण निर्माण हेतु। देखिए प्रधानाध्यापक का व्यवहार किस तरह से होता है, अलगाव या विलगाव, दबाव या गति देना, उत्पादकता प्रिय, विचारपूर्ण या लिहाज। अध्यापक का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, मुक्ति, बाधा या रुकावट, सद्भाव या उत्साह, आत्मीयता या अलगाव। इस तरह का अध्यापक का व्यवहार होना चाहिए। देखिए प्रधानाध्यापक का व्यवहार। हॉफिन एवं क्राफ्ट ने प्रधानाध्यापक के 4 व्यवहार बताए हैं जो विद्यालयी वातावरण को प्रभावित करते हैं। जो ऊपर में बताए हैं इन चारों को व्याख्या करते हैं। अलगाव या विलगाव वातावरण क्या होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए इस स्थिति में प्रधानाध्यापक अपने को औपचारिक या व्यक्तित्व माहौल में ढालना चाहता है। वह स्टाफ से किसी भी प्रकार का भावात्मक रिश्ता नहीं रखता है। वह स्टाफ से अलग केवल औपचारिकताओं को निभाता है। वह नियमों एवं नीतियों का अनुसरण करने वाला बनता है। उसका स्टाफ के किसी भी सदस्य से भावात्मक संबंध नहीं रखता है तथा स्वयं को सर्वोपरि मानता है। अतः अध्यापक भी उससे दूर रहते हैं तथा विद्यालय का वातावरण भी औपचारिकता लिए होता है क्योंकि प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेता होता है। अतः अध्यापक भी उसी का अनुसरण करते हैं तथा छात्रों में आत्मीयता नहीं दर्शाते एवं केवल नियमों का जो है बात करते हैं प्रधानाध्यापक। दूसरा है दबाव या गति देना यानी थ्रस्ट। इस स्थिति में प्रधानाध्यापक विद्यालय को गति प्रदान करने वाला होता है। उसके व्यवहार को अध्यापकों द्वारा सकारात्मक एवं प्रशंसात्मक रूप से देखा जाता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय को एक निश्चित दिशा में गति देने वाला होता
है वह स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण विद्यालय के शिक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आइए आगे देखते हैं। वह इस प्रकार से विद्यालय के लिए आदर्श होता है, साथ ही अध्यापक भी उससे प्रेरित हो कर कार्य करते हैं तथा विद्यालय में प्रत्येक किसी न किसी रूप से तरक्की करता रहता है। विद्यालय का वातावरण भी स्वास्थ्य एवं वृद्धि करने वाला होता है। तीसरा है उत्पादकता प्रिय। देखिए, इस स्थिति में प्रधानाध्यापक विद्यालय के स्टाफ का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। वह केवल मात्र निर्देशक ही होता है। उसने जो कह दिया वह ही अंतिम है। विद्यालय के अन्य सदस्यों को महत्व नहीं देता है। कौन? प्रधानाध्यापक। उसका संप्रेषण एक तरफा होता है। उसका उद्देश्य केवल उत्पादकता को बढ़ाना है। उसमें भी केवल स्वयं की बातों को ही महत्व देना वह देता है। साथ ही अध्यापकों की सलाह आदि को नहीं सुनता है। वह एक सख्त निर्देशक बन जाता है। ऐसी स्थिति में विद्यालय का वातावरण अप्रिय हो जाता है। स्टाफ भी अलग रहने लगता है तथा प्रधानाध्यापक भले ही उत्पादकता प्रिय हो, लेकिन संस्थान का उत्पादन स्वतः क्रम कम होता होता जाता है। धीरे-धीरे जो है, यदि कठोर प्रधानाध्यापक मिले तो उत्पादकता स्वतः ही कम होने लगता है। अध्यापकों की बात को न सुनने के कारण अध्यापक भी मात्र औपचारिकता करते हैं एवं वातावरण प्रधानाध्यापक के विपरीत एवं विरोध में बनने लगता है। चौथा है विचारपूर्ण या लिहाज। देखिए, इस स्थिति में अत्यंत विकास होता है। वातावरण बड़ा ही सुंदर होता है। इसमें प्रधानाध्यापक अध्यापकों का मानवीय रूप में आवश्यकता से अधिक ध्यान रखता है। अध्यापक भी इस स्थिति को समझते हुए तथा वे भी प्रत्येक स्थिति में अध्यापक के साथ होते हैं। सभी एक दूसरे का लिहाज जो है करते हैं। अब जानते हैं कि अध्यापक का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए। देखिए, अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक के व्यवहार में भी मुख्यतः 4 प्रकार बताए गए हैं जो निम्न हैं। पहला है मुक्ति या निर्मुक्तता। देखिए, इस स्थिति में अध्यापक कार्य की परिस्थिति में स्वयं को अलग रखता है। वह कुछ कार्यों में प्रधानाध्यापक से अलग रहता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रधानाध्यापक द्वारा उसे इसकी सूचना ही न दी हो, जबकि अध्यापक की उसमें मुख्य भूमिका हो। ऐसे में वह स्वयं को इससे जो है पृथक कर लेता है। अतः ऐसे में विद्यालय की प्रगति रुक सी जाती है एवं उसका कुछ विकास भी नहीं हो पाता है। दूसरा है, यदि अध्यापक का व्यवहार जो है बाधा या रुकावट का तरह का हो तो क्या होता है? ऐसी स्थिति तब आती है जब प्रधानाध्यापक द्वारा अध्यापक को अनावश्यक कार्यों का दायित्व सौंप दिया जाता है तथा अध्यापक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे परेशान किया जा रहा है तथा उसके कार्यों में प्रधानाध्यापक द्वारा व्यर्थ के दायित्वों को देकर बाधा या रुकावट उत्पन्न की जा रही है। ऐसे में विद्यालय का विकास जो है रुक जाता है। तीसरा है सद्भाव या उत्साह, यानी इंग्लिश में स्पिरिट। ऐसी परिस्थितियों में अध्यापक में उत्साह रहता है। वह आगे बढ़कर संस्था या विद्यालय के कार्यों को करता है क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई है। अतः वह भी उत्साही होकर कार्यों को अंजाम देता है। विद्यालय का विकास होता है एवं स्वस्थ वातावरण तैयार होता है। चौथा है आत्मीयता या लगाव। इसमें शिक्षकों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। वह आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहता है तथा विद्यालय की तरक्की की ओर ध्यान देता है। इसमें अध्यापक का कार्य अपूर्ण रहने पर भी साथी अध्यापकों में, आइए आगे देखते हैं, आपस में जो है में लगाव एवं आत्मीयता बनी रहती है। इस प्रकार उक्त वर्णित आयाम विद्यालय के वातावरण को प्रभावित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि यदि सहायतापूर्ण एवं आत्मीयता का वातावरण यदि विद्यालय को हो तो वह निरंतर प्रगति करता है। वहीं दूसरी ओर अलगाववाद या कठोरता आदि का वातावरण विद्यालय के विकास में बाधक होता है। अब जानते हैं कि स्कूल सुविधाएं एवं अधिगम संसाधन, अध्यापक आदि। देखिए, आवास से 5 किलोमीटर के भीतर शिक्षा प्रदान करने के लिए आर ये जो है संगठन जो है ये कार्य कर रही है। निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। देखिए, वर्तमान माध्यमिक स्कूलों का सशक्तिकरण तथा उचित मात्रा में विषय अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मौजूदा माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त श्रेणियों खोलना। मौजूदा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का अपग्रेड करना। तीस लास्ट है, यदि आवश्यकता हो तो नए माध्यमिक स्कूल जो है खोलना।
देखिए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार आप कैसे कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। देखिए उच्च शिक्षा में भी गुणात्मक सुधार लाने हेतु हमें शिक्षक को उसकी वास्तविक भूमिका में लौटाना होगा तथा वर्तमान परीक्षा प्रणाली पर भी पुनर्विचार करना होगा। हमें ऐसी मूल्यांकन पद्धति ही अपनानी होगी जो विद्यार्थी का सही मूल्यांकन कर सके। इसके लिए नेशनल मूल्यांकन पद्धति ही सही मूल्यांकन कर सकती है। अध्यापकों को निष्पक्ष होकर ही इस पद्धति को जो है अपनाना होगा। इसके अलावा विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर का ही नहीं, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों का भी मूल्यांकन आवश्यक है। आजकल जो परीक्षा हो रही है उसमें केवल विद्यार्थी की स्मरण शक्ति का ही परीक्षण होता है। देखिए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने हेतु शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंध में भी तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। आमतौर पर हमारे कुलपतियों, सीनेट सदस्यों, कॉलेज के प्राचार्यों को अपना कीमती समय और ऊर्जा रोजमर्रा के गैर जरूरी कार्यों में ही खर्च करना पड़ता है, न कि ऐसे कार्यों पर जिनसे बेहतर शैक्षिक नतीजे प्राप्त किए जा सके। अतः हमें उत्कृष्ट प्रबंधकीय पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए हाल ही हाल ही में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने प्रधानमंत्री को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें भी उच्च शिक्षा पर जीडीपी का 1.52% खर्च करने की बात की गई है, जिसे सरकार द्वारा अभी तक इस अनुपात में खर्च नहीं किया जा रहा है। अतः उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक है कि इसमें सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने के अलावा जीडीपी की पूरी मात्रा खर्च की जाए। देखिए विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ई शिक्षा को महत्व देना चाहिए। ई शिक्षा मतलब हो गया कि जो भी नेट के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो उसका उसको जो है महत्व देनी चाहिए। अतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय यानी इग्नू को इस कार्य के लिए और विस्तृत करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि योग, कर्मठ, जुझारू, तार्किक एवं क्षमतायुक्त शिक्षकों का चयन हो सके। शिक्षकों में दायित्वों की पूर्ति हेतु भयमुक्त, तनाव रहित वातावरण का निर्माण, शिक्षकों के कार्य में आवश्यक हस्तक्षेप का अभाव, अतिरिक्त कार्यों के बोझ को कम करना आदि के लिए सरकार एवं समाज को प्रयास करना चाहिए। जुझारू कर्मठ शिक्षकों हेतु अतिरिक्त पुरस्कार आदि की व्यवस्था पद प्राप्ति का मानक पारदर्शक एवं स्पष्ट हो ताकि उन्हें प्रेरणा मिले जो शिक्षकों को दायित्वों के निर्वहन में बढ़ावा दे। देखिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने में जब तक योग एवं और अध्ययन साथी प्रधानाध्यापकों का वर्चस्व नहीं होगा तब तक उस शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं किया जा सकता है। चूंकि योग शिक्षकों द्वारा ही योग छात्रों का निर्माण होता है, अतः सारा दोष छात्रों को देना जो है उचित नहीं नहीं है। देखिए छात्रों को अनियंत्रित संख्या के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी का निकट संपर्क प्रभावित होता है, जो शिक्षार्थी के व्यक्तित्व विकास में बाधक सिद्ध होता है। देखिए अतः उस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें शिक्षक को उसकी वास्तविक भूमिका में लौटाना पड़ेगा तथा छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमें वर्तमान परीक्षा प्रणाली पर पुनः विचार करना होगा। यदि उच्च शिक्षक संस्था एवं विश्वविद्यालय बौद्धिक संस्थानों के रूप में अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने आधारभूत लक्ष्य शिक्षक प्रशिक्षण, अध्यापन, शोध, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, पारंपरिक शैक्षिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। देखिए देखिए आज अनुशासनहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, नीरस पाठ्यक्रम आदि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षा जगत की गुणवत्ता के ह्रास का मुख्य कारण है। वर्तमान में शिक्षा की मौलिकता अर्थ की मौलिकता में ही क्यों खो गई है। अतः आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में पठन पाठन संगोष्ठियाँ, व्याख्यान मालाएँ, कार्यशालाएँ एवं पाठ्येतर गतिविधियों का समावेश किया जाए एवं शिक्षक नवीन पाठ्य सामग्री का प्रयोग कर उच्च स्तरीय विषय वस्तु का अधिकतम ज्ञान प्राप्त कर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के संवाहक बन सके। तो देख लिए
कि माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता किस तरह से सुधारा जा सकता है। आइए आगे आने वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 27 और 28 पे चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 27, निष्पादन हेतु तय किए गए मानकों की विवेचना करें, और 28 नंबर है उपलब्धि में सुधार हेतु ज्ञात आदाओं का समर्थन की विवेचना करें। इन दोनों क्वेश्चनों का विश्लेषण आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।